अध्याय के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट जो है विज्ञान, उसमें हम पढ़ेंगे आगमन विधि के दोष। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि आगमन विधि में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, जिसमें हमने जाना कि आगमन विधि के अंतर्गत जो है विद्यार्थी नवीन ज्ञान अर्जित करते हैं या नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण लेते हैं, ज्ञान को स्थायी बनाते हैं, नियम से जो है उदाहरण से जो है नियमों को बनाना सीखते हैं। साथ में हमने और भी बहुत से जो है उसके गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो आगमन विधि होती है उसमें क्या क्या दोष पाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में अगर अच्छाई है तो उसमें हमें कुछ दोष भी देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगमन विधि जो होती है उसमें क्या करते हैं, हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। जब हम विद्यार्थियों को उदाहरण से नियम की ओर लेके जाते हैं तो इस बीच में जो है इसका जो अंतराल होता है वह बहुत अधिक हो जाता है। यह कह सकते हैं कि जो विधि होती है उसकी गति अत्यंत धीमी होती है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को जो है उदाहरण से नियम तक पहुंचने में जो है थोड़ा समय लगता है, जिसके कारण जो है यह विधि बहुत ही धीमी हो जाती है तथा ज्ञान प्राप्ति में जो है समय लग जाता है। इस प्रकार से जो है आगमन विधि में बहुत से दोष हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जो आगमन विधि होती है वह जो छोटी कक्षाएं होती है उनके लिए सही, हम कह सकते हैं कि सही रहती है, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए आगमन विधि जो होती है उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आगमन विधि में क्या क्या दोष पाए जाते हैं। आगमन विधि में दोष, जिसमें हमारा पहला दोष ही आता है कि विधि की गति अत्यंत धीमी होती है, जिससे ज्ञान प्राप्ति में समय लगता है। इस विधि की गति अत्यंत धीमी होती है, जिससे ज्ञान प्राप्ति में समय लगता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगमन विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उदाहरण से नियम को निकालते हैं। अगर हम उदाहरण से नियम निकाल रहे हैं तो यहाँ हमें क्या होता है कि एक तो समय अधिक लग जाता है, तथा समय अधिक लगने से क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति जो होती है उसकी गति जो होती है वह धीमी हो जाती है। इस कारण से जो है इस गति को सही नहीं माना गया है। फिर दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है, वह आता है कि पर्याप्त बुद्धि, सूझबूझ में परिश्रम की आवश्यकता होती है। अब देखिए, बात की जाती है आगमन विधि की, तो उसमें आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों को पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उदाहरण से जो है नियम निकाला जाता है, फिर उसके बाद में जो उसका सत्यापन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों के पास में जो है पर्याप्त बुद्धि का होना आवश्यक है। सूझबूझ हम कह सकते हैं कि अगर उनका आंसर नहीं निकल रहा है तो किस प्रकार से उस आंसर को निकालना है, किस प्रकार से उस नियम को निकालना है, वह कैसे उसको सोच समझ के कर सकते हैं, वह साथ ही में जो है परिश्रम की आवश्यकता लगती है। अतः सभी बालकों के लिए यह आसान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं उनकी जो योग्यताएं होती है वह हमें अलग अलग देखने को मिलती है। आप सबने भी देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, तो कुछ विद्यार्थी कैसे होते हैं, औसत वर्ग के होते हैं। तो अब देखिए, इस विधि में क्या चाहिए, पर्याप्त बुद्धि यानी कि मानसिक शक्ति का होना जरूरी है तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो पर्याप्त बुद्धि, सूझबूझ व परिश्रम की आवश्यकता होती है, जो प्रत्येक छात्र के लिए आसान नहीं है। ठीक है, तो यह था हमारा सेकंड दोष। फिर हमारा थर्ड जो दोष आता है वह आता है, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है वह क्रमबद्ध नहीं होता है। इस विधि द्वारा
करके थोड़ा वह बिखरा हुआ हमें मिलता है। फिर अगला इसके अंतर्गत हमारा पॉइंट आता है, जो हमारा दोष है वह यह है कि इसके अंतर्गत जो है अनुभवी व योग्य अध्यापक ही इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है इसमें अनुभवी साथ ही में हम कह सकते हैं कि जो योग्य अध्यापक होते हैं, योग्य अध्यापक ही इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो अध्यापक इस आगमन विधि को करने में अनुभवी होगा, साथ ही इस विधि के अंतर्गत जो है प्रशिक्षित होगा, वह इस विधि का प्रयोग जो है सफलतापूर्वक कर सकता है। अर्थात प्रत्येक शिक्षक के भी यह विधि बस की बात नहीं मानी जा सकती। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर वह अध्यापक जो आगमन विधि का प्रयोग करना चाहता है, वह आगमन विधि के प्रति अनुभवी होना चाहिए, साथ ही उसमें उसकी जो है योग्यता होनी चाहिए कि किस प्रकार से वह उदाहरणों की सहायता से जो है विद्यार्थियों को आसानी से उस चीज को समझा सकता है तथा उस नियम को निकलवा सकता है। वह एक अनुभवी और योग्य अध्यापक ही कर सकता है। अर्थात इसमें एक दोष यह भी निकल के आया कि प्रत्येक अध्यापक जो है इस विधि का प्रयोग जो है सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। इसलिए इस विधि का उपयोग तभी किया जा सकता है जब एक अध्यापक इस विधि के अंतर्गत पूर्ण रूप से अनुभवी हो, साथ ही साथ में वह इस विधि के अंतर्गत जो है प्रशिक्षित होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है, पांचवा पॉइंट, कि देखिए बालकों में समस्या समाधान की योग्यता व क्षमता का विकास नहीं हो पाता। बालकों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। अब देखिए इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तथा नियम का क्या करते हैं, सत्यापन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें समस्या जो होती है उसके समाधान करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, जबकि वो यहाँ पर केवल क्या कर सकते हैं, नियम निकाल सकते हैं, साथ ही साथ उस उदाहरण से नियम को निकालने के पश्चात उसका सत्यापन कर सकते हैं। लेकिन उससे रिलेटेड जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने में जो उनकी क्षमता होती है या उनकी योग्यता होती है, समाधान की जो योग्यता होती है उसका विकास आसानी से नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमने जो है कुछ आगमन विधि के दोष पढ़े, जिसमें पहला था कि यह विधि क्या होती है, अत्यंत धीमी होती है, जिस कारण से इसमें ज्ञान प्राप्ति में समय अधिक लग जाता है। क्योंकि देखिए जब हम विद्यार्थियों को उदाहरण देंगे तो उदाहरण को जो हम हल करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप होना जरूरी है, जिससे कि हम जो है हमारे नियम पर निकल के आ सके। तो क्या होता है कि ये गति बहुत धीमी हो जाती है और ज्ञान प्राप्ति में समय भी अधिक लग जाता है। इससे क्या होता है, विद्यार्थी जो होते हैं वो अपनी अरुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, पर्याप्त बुद्धि सूझबूझ व परिश्रम की आवश्यकता होती है, जो प्रत्येक छात्र के लिए आसान नहीं है। क्योंकि प्रत्येक कक्षा में जो छात्र होते हैं उनकी मानसिक योग्यता, उनकी जो कुशलताएं होती है या कौशल जो होते हैं, वह कह लीजिए, मानसिक शक्तियां कह लीजिए, वह प्रत्येक छात्र के अलग अलग हमें देखने को मिलती है। अब जब हम बात करें इस गति, इसमें जो कह सकते हैं इस विधि की, तो इस विधि की गति जो होती है अत्यंत धीमी होती है, साथ ही में इसमें परिश्रम की बहुत आवश्यकता होती है। तो यह प्रत्येक बालक के लिए जो है आसान नहीं मानी गई है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान क्रमबद्ध नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है कि अनुभवी व योग्य अध्यापक इस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक शिक्षक का आगमन विधि के अंतर्गत अनुभव बहुत होना जरूरी है, साथ ही साथ में जो है इस विधि का प्रयोग करना आना उनके लिए आवश्यक है, अर्थात प्रशिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। तभी वह आगमन विधि को जो है पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के समक्ष रख सकेंगे तथा उन्हें समझा सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, बालकों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। अब देखिए जब विद्यार्थी क्या करते हैं, उदाहरण से नियम निकालते हैं, फिर उस नियम का सत्यापन करते हैं, लेकिन उस नियम से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनके समाधान की योग्यता व क्षमता का विकास उनमें नहीं हो पाता है। तो यह थी हमारी आगमन जो विधि होती है उसकी कुछ दोषों के बारे में जो है हमने पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा
कि आगमन विधि के जो दोष होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो आपका आज का जो होमवर्क है वह इसी से रिलेटेड है। होमवर्क विज्ञान